बढ़िया, ये मुझे मालूम है। आज मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ बच्चों, अपने खाने का ध्यान रखिए, अपने लिए वाटर का इंटेक ज्यादा कीजिए, हो सके तो जूसेस का इंटेक ज्यादा कीजिए। क्यों? क्योंकि पूरे साल हमको कंटिन्यूअसली मेहनत करनी है, तो नो डाउट हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स हमें चाहिए, हमारे माइंड का कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए और हमारे हैंड्स का जो भी हम सोचे लिखने का कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो इसलिए बच्चों अपने आप को हेल्दी रखें, अच्छे से अच्छा खाना खाएं और अच्छे से अच्छे अपने मन को यहाँ वहां भटकाने की जगह एक जगह कंसंट्रेट करें। ओके, सो बच्चों आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके सामने वो है नीट 23 का सेट G5 का बॉटनी का क्वेश्चन नंबर 103 यानी 103। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ क्वेश्चन लिखा है, आधा क्वेश्चन मैं आपका नीट पेपर में से पढ़ूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन genes as a measure of the distance between genes to map their position on chromosome was used for the first time by, so first time इसको किसने यूज किया था? by Hankin, Thomas Hunt Morgan, Sutton and Dovry, Alfred Stuyvesant। ओके, सो बच्चों इसका करेक्ट आंसर तो डी ही है, अल्फ्रेड स्टुवेंट। ओके, और ये किसके स्टूडेंट थे? ये हमारे थॉमस हंट मॉर्गन के स्टूडेंट थे। ओके, आपकी एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 83, ये बुक मेरी ओल्ड है, आप न्यू बुक में चेक कर सकते हैं, हो सकता है पेज विल बी डिफरेंट। ओके, सो बच्चों ओल्ड बुक एनसीईआरटी पेज नंबर 83 पे आपको ये एज इट इज, एक वर्ड भी चेंज नहीं है, एज इट इज ये क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको आंसर भी मिल जाएगा। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के पीछे जो थ्योरी आती है वो आती है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद कान्हा अबाउट क्लासेस। नीट पेपर का पंचनामा 360 मार्क्स जरूर लाना। तो चलिए आज हम इस टॉपिक का पंचनामा करते हैं और जानते हैं इसमें क्या मैजिक छुपा है। वो मैजिक हमको बताएगा आंसर। और बच्चों आज मैं आपको ये भी रिवील करूंगी डिफरेंस बिटवीन मॉर्गन कॉन्सेप्ट एंड द मेंडल्स कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने मेंडल्स रूल लिखा है और यहाँ मैंने मॉर्गन्स रूल लिखा है। ठीक है, हम ये देखेंगे इसमें कि मेंडल ने हमको क्या बोला था और मॉर्गन ने हमको क्या बोला था। ओके, मेंडल ने जो वर्क किया था वो पी प्लांट पे किया था, ये हम सब जानते हैं, और उस पी प्लांट का बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। ओके, मेंडल ने हमको 3 रूल्स दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला रूल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड रूल एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब मिसलेनियस, एक ही जगह बहुत सारे पाइलअप करके चीजें रख दे, फिर हम उनमें से ढूंढते रहे हमारा कौन सा। ठीक है, और वर्ड इंडिपेंडेंट भी लिखा है, यानी कोई भी किसी से डिपेंडेंट नहीं रहेगा। क्लियर? अब देखिए जो मेंडल ने पहला दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये नाम ही हमको बता रहा है कि जो डोमिनेंसी होगी वो मोर एंड मोर होगी किसी भी एक क्रॉस में। कैसे? जो भी कैरेक्टर्स होंगे और फैक्टर्स होंगे वो डिस्क्रीट यूनिट में होंगे। ओके, और वो पेयर्स में होंगे। बाद में उस पेयर में एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा। तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो नो डाउट डोमिनेंट कैरेक्टर अपनी आइडेंटिटी बताएगा। क्लियर? यहाँ पे ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये आइडेंटिटी इंडिविजुअल बता रहा है। क्यों? क्योंकि हम अ पेयर ऑफ एलील ले रहे हैं। क्लियर? सेकेंड लॉ पे आइए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता था मेंडल का कि जब हम एक क्रॉस कराएंगे, जैसे F1 जनरेशन, मैंने टॉल और डार्क प्लांट लिया, दोनों को क्रॉस कराया तो मुझे F1 जनरेशन मिली और वो मुझे हेटेरोजाइगस मिली। ये हम सब पढ़ चुके हैं, और आपको अगर देखना हो तो आप मेरे YouTube के लिंक में जो इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है, कौन सा चैप्टर है बच्चों? ये 12th क्लास का प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस, इस पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, सो बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रूल ये बोलता है कि एक क्रॉस के अंदर F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी। जब हम उसको वापस से सेग्रीगेट करेंगे तो नो वन कैरेक्टर इज डिपेंडेंट टू द अदर कैरेक्टर, दे विल शो देयर इंडिविजुअलिटी। क्लियर? और फिर और अलग करना हो, इवन दो दे विल शो देयर इंडिविजुअलिटी इन द गैमेट्स फॉर्म आल्सो। तो यानी मैंने F1 जनरेशन में एक हेटेरोजाइगस कंडीशन ली,
हेटेरोजाइगस कंडीशन ने अपने आप को सेग्रीगेट किया सेल्फिंग के थ्रू, और मुझे पेरेंट कैरेक्टर भी देगा और न्यू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर्स भी देगा, और फिर से मैं उसको चाहूं गैमेट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। यानी जो भी कैरेक्टर्स हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी को इंडिपेंडेंटली शो करेंगे। ओके, नाउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वर्ड ही बता रहा है इंडिपेंडेंट यानी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, असॉर्टमेंट यानी मिसलेनियस थिंग एक साथ हम रख दें, बट देन ऑल्सो दे विल शो देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, सो बच्चों फाइनली जो मेंडल्स का लॉ था वो ये था, चाहे मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलूं चाहे मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलूं, even though मैं law of independent assortment बोलूं, it means every character has its individuality at the time of segregation, at the time of showing law of dominance, at the time of showing law of independent assortment. Okay, so यहाँ पे जो common point निकल के आया वो ये आया बच्चों कि एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर ये फिजिकल भी हो सकता है और जेनेटिक भी हो सकता है। फिजिकल होगा तो आप अपीयरेंस से लगा सकते हैं कि एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो किसी न किसी से किसी की शक्ल मिलती है, और हम देखते ही बोल देते हैं कि आप इनके बच्चे हैं, आप इनके, ये तेरा भाई है। ओके, लाइक दिस फैक्टर्स हैं, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ जीन्स अपने पेरेंट्स से आए हैं। ओके, और ये इंटरनल भी हो सकते हैं, इंटरनल होगा तो बिहेवियर मम्मी या पापा बुआ चाचा किसी से भी मिलता होगा। ओके, देन ये जो फैक्टर और जीन्स हैं बच्चों ये ट्रेट्स में कन्वर्ट होंगे, और ये जो ट्रेट्स है अ पेयर ऑफ एलील होगा। सो बच्चों ये देखिए अ पेयर ऑफ एलील मैंने बनाया है, यानी ये जो कैरेक्टर्स हैं ये पेयर्स में होंगे और हमेशा एक ही पोजीशन पे हमको मिलेंगे। ओके, तो ये देखिए ये क्रोमोसोम की पोजीशन शो कर रहे हैं कि यहाँ पे ये एलील है, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है, यानी ये टॉल है और ये डार्क है। क्लियर हुआ? अब मेंडल ने इसको आगे जो 2 पॉइंट दिए वो मैं आपको फिर पढ़ रही हूँ। पहला मैं नीचे वाला पॉइंट पढ़ रही हूँ, फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर, फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर। ये एलील्स एक पेयर में है। ओके, फैक्टर्स क्या है, इसके अंदर जीन्स, जीन्स कौन सी है, ये कैपिटल जो टीटी लिखा है वो जीन्स के फॉर्म में है बच्चा। ओके, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, क्या हो रहे, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड शो देयर इंडिविजुअलिटी, क्या करेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को शो करेंगे, यानी ये सेग्रीगेट होंगे इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर एंड शो देयर इंडिविजुअलिटी। ओके, दूसरा देखते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर। अब ये एक पेयर ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहा है, यानी ये पूरा एक एलील की बात कर रहा है, पेयर की। कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। जैसे ये टॉल है, ये डार्क है, ये जो टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर है यानी टॉल कैरेक्टर है, ये अपनी इंडिविजुअलिटी शो करेगा इंडिपेंडेंटली विद द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, यानी विद द हेल्प ऑफ रेसेसिव। क्लियर? सो बच्चों मेंडल्स लॉ क्या बोलता है जल्दी से तो मुझे बताइए। मेंडल्स लॉ ये बोलता है कि चाहे मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस करूं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करूं या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करूं, इन तीनों लॉ में जो भी पेयर ऑफ एलील है या एक कैरेक्टर है या एक गैमेट है, दे आर एबल टू शो देयर इंडिविजुअलिटी, वो सब के सब अपने कैरेक्टर को प्रूव करने में एबल है। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम मॉर्गन जी को भी पढ़ लेते हैं। मॉर्गन जी को पढ़ रहे हैं यानी हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को पढ़ रहे हैं, और हमारा बहुत जल्दी रिजल्ट निकलने वाला है इस नीट के क्वेश्चन का जो हमने अभी पढ़ा। ओके, मॉर्गन ने जो डिस्कवरी की थी वो डाइहेड्रल क्रॉस पे की थी, और उसमें उन्होंने जो इंसेक्ट लिया था वो ड्रोसोफिला लिया था। ड्रोसोफिला का कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई है, और अगर मैं इसका साइंटिफिक नेम देखूं तो उसको बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इन्होंने क्या किया, मॉर्गन ने डाइहेड्रल क्रॉस किया, क्या जानने के लिए किया, टू स्टडी जीन्स, क्या जान रहे हैं ये जीन्स को, दैट वर सेक्स लिंक्ड, यानी इन्होंने जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन किया वो ये जानने के लिए किया कि जीन्स की स्टडी करने के लिए जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे थी और कैसी थी, सेक्स लिंक्ड थी। ठीक है, फिर उन्होंने डाइहेब्रिड क्रॉस सिमिलर टू मेंडल क्रॉस इन पीस, ये क्योंकि हम डाइहेब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, सो इनका डाइहेब्रिड क्रॉस सिमिलर टू मेंडल्स डाइहेब्रिड क्रॉस है। ठीक है, चीजों को अच्छे से ध्यान से देखिए, सुनिए मैं क्या डिफरेंस बता रही हूँ। ठीक है, देन इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया था मॉर्गन ने डाइहेब्रिड क्रॉस का, येलो बॉडीड, व्हाइट आइड,
जो फीमेल कैरेक्टर था, ब्राउन बॉडीड रेड आई जो मेल कैरेक्टर था। और बच्चों हमने ये पढ़ा है जो रेड कलर होता है वो डोमिनेंट होता है, ब्राउन बॉडी भी इन कंपैरिजन टू येलो बॉडी भी डोमिनेंट होगी। यानी डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है हमारा, ब्राउन बॉडी रेड आई, और रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा है हमारा, येलो बॉडी व्हाइट आई। क्लियर, ये फीमेल है ये मेल है। जब इन्होंने इनको इंटरक्रॉस कराया और F1 जनरेशन देखी तो उसमें जो रिजल्ट आया, अकॉर्डिंग टू दैट मॉर्गन ने हमको एक थ्योरी दी, और वो थ्योरी ने क्या बोला वो पढ़ते हैं। Two genes did not segregate. It means a pair of character did not segregate independently to each other. Independently यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही होंगी। It means जो दो जीन्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होंगी, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही होंगी। क्लियर। और मेंडल क्या बोल रहे थे, टू जीन्स or a pair of factors, a pair of alleles will segregate easily, independently and they are showing their individuality. Clear? समझिए इस चीज को। मॉर्गन ने क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने पी पे किया, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे किया। मॉर्गन ने क्या स्टडी की, जीन्स की स्टडी की जो सेक्स लिंक थी, और उन्होंने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया वो येलो बॉडी व्हाइट आइड फीमेल लिया, ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल लिया। अब मेंडल पे आइए। मेंडल ने हमको 3 लॉ दिए थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। यहाँ हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वर्ड ही बोल रहा है कि जो भी पेयर्स होंगे, एलील्स होंगे, दे विल शो देयर इंडिविजुअलिटी, they are not dependent to each other. Clear? But बच्चों जो मॉर्गन का क्रॉस हुआ वो क्या आंसर दे रहा है, टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट, दो जीन्स अलग नहीं होंगी, इंडिपेंडेंटली यानी अपने आप से खुद, टू ईच अदर। क्लियर। तो बच्चों दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मेंडल्स लॉ एंड द मॉर्गन डिस्कवरी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल आपको। तो चलिए बच्चों हम फिर से मॉर्गन ने जो डिस्कवरी की उसके बारे में लिटिल बिट जान लेते हैं। मॉर्गन ने क्या करा, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। मेंडल ने भी हमको डाइहाइब्रिड क्रॉस करके बताया था। फिर मॉर्गन ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया वो ड्रोसोफिला पे किया। ठीक है, ड्रोसोफिला पे उन्होंने स्टडी ऑफ जीन्स किया, दे वर सेक्स लिंक्ड, यानी जो जीन्स हैं वो सेक्स लिंक्ड है। ठीक है, मॉर्गन का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था वो सिमिलर था मेंडल्स के डाइहाइब्रिड पी क्रॉस से। ओके, और उन्होंने जो एग्जांपल लिया था येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल, यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात चल रही है, ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल। जब इन दोनों को उन्होंने इंटरक्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन आई वो बिल्कुल ही अलग आई। देखिए क्या आया, टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, यानी ये जो जीन्स थी जो पेयर में थी, जो टू कैरेक्टर्स हमने लिए थे, दे आर नॉट रेडी टू सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। क्लियर। और मेंडल क्या बोल रहे थे कि जो भी कैरेक्टर है, जो भी जीन्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू शो देयर इंडिविजुअलिटी। तो बच्चों इस फर्स्ट डिस्कवरी ने मॉर्गन को एक डिफरेंट पाथ दिखाया। ठीक है, तो बच्चों मेंडल के जरा F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रिजल्ट बताइए मुझे, जल्दी बताइए। सबने पढ़ा है 9:3:3:1। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है 9:3:3:1। बट अकॉर्डिंग टू मॉर्गन्स डिस्कवरी जो उनका F2 जनरेशन का रिजल्ट था वो पूरा का पूरा डिविएट हो गया, यानी पाथ से अलग हट के आया। क्यों आया? कि मॉर्गन के अकॉर्डिंग टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। और बच्चों इस डिविएटेड रिजल्ट ने जो मॉर्गन को पाथ दिखाया वो बेसिकली डिफरेंट हो गया। ठीक है, और जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था वो भी डिफरेंट हो गया। क्लियर? डिफरेंस यहाँ आपको समझ आया ना अच्छे से? मॉर्गन को क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट था बच्चों? 9:3:3:1 आएगा। बट बच्चों इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग जो मॉर्गन का रिजल्ट था, F2 जनरेशन था, वो डिविएट हो गया। तो बच्चों इस तरह मॉर्गन ने कुछ अलग रिजल्ट हमको दिए। ठीक है, क्या रिजल्ट दिए वो हम देखते हैं।
द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। अब मॉर्गन ने बोला, स्टडी किस पे की मॉर्गन ने? टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड, और फिर उन्होंने बोला द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, यानी जीन्स किस पे है? एक्स क्रोमोसोम पे है। सो बच्चों नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं मॉर्गन ने हमको क्या दी। टू जीन्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस वर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी एक एक क्रोमोसोम के ऊपर टू जीन्स सिचुएटेड हैं। ओके, देन प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज हायर। यहाँ पे देखिए मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है, यानी जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सा था? येलो बॉडीड एंड व्हाइट आईड, ब्राउन बॉडीड एंड रेड आईड, ये पेरेंट है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हायर है, ठीक है। देन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? जब हम इसको क्रॉस करेंगे और F1 रिजल्ट आएगा, दैट इज बेसिकली नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ओके, तो मॉर्गन ने फाइनली हमको ये बताया कि जो टू जीन्स थी वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड थी, और जो उनका पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो हायर था एज कंपैरिजन टू द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ओके, देन दिस इज ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फिजिकली दे एसोसिएटेड इन वन पोजीशन, और इसको उन्होंने लिंकेज ऑफ टू जीन्स भी बोला, और फाइनली उन्होंने कॉइंड किया लिंकेज, और इस तरीके से उनको लिंकेज मिला। क्लियर? बाद में रिकॉम्बिनेशन में उन्होंने क्या दिया? नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पे टू चीज आई, एक आई लिंकेज और एक आई रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन विच इज वेरी मच हायर, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन क्या है? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन विच इज टू मच लोअर। तो उन्होंने फाइनली ये बताया, किसने? मॉर्गन ने, कि अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन हायर है तो रिकॉम्बिनेशन लो होगा, और अगर रिकॉम्बिनेशन हायर है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन लो होगा। ओके, तो बच्चों आप पेज नंबर 83 एनसीईआरटी का ओपन करिएगा, उसमें लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है, उसमें क्लियरली ये सारी चीजें मेंशन्ड है। और बाद में उन्होंने ये बोला कि अगर ये येलो बॉडी टाइटली लिंक्ड होगी तो इनका रिकॉम्बिनेशन 1.3% होगा, और अगर ये व्हाइट और मिनिएचर लिंक्ड करेंगी तो उसका रिकॉम्बिनेशन 37.2% होगा। ओके, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये जो येलो और व्हाइट मिनिएचर का जो क्रॉस का उन्होंने रिकॉम्बिनेशन दिया है, जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है, उसे जरूर याद करिएगा बच्चों, वो भी आपके नीट का क्वेश्चन है। ओके, सो बच्चों अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ, यानी नीट का क्वेश्चन 103 के आंसर की तरफ। हम आ गए नियर अबाउट। इतना सब मॉर्गन और मेंडल की चीजों का हमने डिफरेंस देख लिया, हमने रिजल्ट भी देख लिया, और इस तरीके से बच्चों जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे, अल्फ्रेड स्टूवेन, उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को यूज करके हमको डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम बताया, और मैपिंग करना बताई पोजीशन बिटवीन टू जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। और बच्चों ये जेनेटिक मैप आज की तारीख में ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में बूम है। ओके, सो बच्चों आंसर मिल गया ना आपको? किसने दिया था? मॉर्गन के स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टूवेन ने। ओके, सो कैसा लगा आपको आज के इस नीट के क्वेश्चन का पंचनामा? क्या किया पंचनामे में हमने? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। क्लियर? सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मोटिवेशन देने के लिए किसको मोटिवेशन देंगे? मुझे। तो कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।